चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 माह पूर्व से ही विपक्षी दल और उनके सहयोगी पत्रकार इस बात पे उछल कूद मचाए हुए हैं कि इस समय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना भाजपा का चुनावी एजेंडा है, अन्यथा ये कार्यक्रम रामनवमी या मंदिर पूरा होने पर किया जाता। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हैं श्री रामदास अघोरी जी। तो चलिए हम इस राजनीति पर उनकी राय जानते हैं। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम सीमा जी, प्रणाम। बाबा जी, पहले तो आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें। जी, मेरा नाम बाबा रामदास है। मैंने भी हाल ही में पिछले साल वानप्रस्थ लिया है। इससे पहले मैं भारतीय खेल प्राधिकरण में कुश्ती का कोच था। इसके अलावा लिखने पढ़ने का बचपन से ही शौक रहा है, घूमने फिरने का शौक रहा है, बहुत ज्यादा भारत भ्रमण देशाटन किया है, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहे हैं। तो बस जी, यही संक्षिप्त परिचय है। धन्यवाद। आपके अनुभव का विस्तृत एरिया है, तो आपकी जानकारी का लाभ हम सबको जरूर मिलेगा। तो बाबा जी, हम जानना चाहते हैं कि मस्जिद के नाम पर राजनीति हो सकती है देश में, तो मंदिर के नाम पर क्यों नहीं? जब कांग्रेस 70 सालों से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो आज मोदी जी के हिंदू तुष्टीकरण से उन्हें क्या समस्या है? नहीं, देखिए, उसको हिंदू तुष्टीकरण से समस्या नहीं है। असल में जो हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो वोटिंग का जो पैटर्न रहा है ना, सबसे पहले तो ये नेगेटिव वोट करते हैं। ये किसी को जिताने के लिए वोट नहीं करते, परंतु किसी को हराने के लिए वोट करते हैं। इसलिए ये नेगेटिव वोट है। पहली बात, उनका उद्देश्य किसी को जिताकर अपने मनमाफिक या अपनी कम्युनिटी के कल्याण के लिए या राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्रहित में कोई अच्छी सरकार बने, इसके पीछे, इनकी वोटिंग के पीछे ये मंशा नहीं होती। इनकी मंशा होती है कि इनको एक पार्टी को हराना है और उसको हराने के लिए चाहे जिसको वोट देना पड़े ये वोट देंगे। तो ये नेगेटिव वोट कहलाता है। अच्छा, दूसरी चीज है कि तब ये असल में ना, ये भेड़ चाल में ये जो घेटो की मानसिकता होती है ना, देखिए, घेटो इंग्लिश में एक वर्ड है घेटो, जो हम जब किसी एक वर्ग विशेष के लोग जब एक जगह झुंड बनाकर असुरक्षित माहौल में रहते हैं या खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो उस बस्ती को घेटो कहा जाता है। तो ये घेटो की एक मानसिकता होती है कि वो सबसे पहले, उसकी पहली मानसिकता का उसका पहला जो लक्षण है कि वो खुद को इनसिक्योर फील करता है हमेशा, और इसलिए वो झुंड बना के रहता है और सारे काम झुंड बना के करता है, और उसमें वोटिंग भी होती है, वोट भी वो झुंड बनाकर ही देता है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, हम लोग साइकोलॉजी में हमारे एक टर्म पढ़ा जाता है, भीड़ का मनोविज्ञान। जब तक व्यक्ति एक इंडिविजुअल के रूप में, उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, वह एक व्यक्तित्व होता है, एक व्यक्ति होता है। परंतु जैसे ही वो किसी भीड़ का हिस्सा बनता है, तो उस भीड़ का जो सामूहिक व्यक्तित्व है वो उसका व्यक्तित्व बन जाता है। वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी सोच को, अपनी सोचने समझने की क्षमता को, यहां तक कि अपने स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता को भी लूज कर देता है। इसलिए इसको भीड़ का मनोविज्ञान कहा जाता है। तो ये जब एक भीड़ का हिस्सा बन के आप वोट देते हैं, तो फिर जो आपके राजनीतिक आका या उस भीड़ को कंट्रोल करने वाले लोग जिस तरफ इशारा करते हैं, उस तरफ वोट दिया जाता है। असल में जी,
जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं ना, शायद वो इस तथ्य को जानबूझ के नकार रहे हैं कि मंदिर की राजनीति भी इन्होंने ही शुरू की थी। जब शाहबानो प्रकरण में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में पलट दिया, तो जब उनको लगा कि इनके इस फैसले से हिंदू नाराज हो रहे हैं, तो उनको, हिंदुओं को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनके गुस्से को शांत करने के लिए राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में मस्जिद के जो है वो ताले खुलवा दिए हैं, जहां रामलला की पूजा हो सके। तो ताले तो इन्होंने खुलवाए थे ना। उसके बाद शिलान्यास इन्होंने करवाया 1989 में। अपने चुनाव के जो चुनाव प्रचार का श्री गणेश इन्होंने अयोध्या से किया था। 1989 में राम राज्य लाने की घोषणा तो इन्होंने की थी। भाजपा ने वो मुद्दा, अच्छा, और रामालय ट्रस्ट की जो स्थापना इन्होंने की थी वो तो कांग्रेस की देन थी ना। तो मंदिर की राजनीति मूलतः तो कांग्रेस कर रही थी, और तब वो दो घोड़ों की सवारी हो नहीं पाती ना। दो घोड़ों की सवारी करने में बड़ा रिस्क रहता है। दूसरा प्रश्न यह है कि जब मस्जिदों से ऐलान होता है कि फला पार्टी को वोट देना है, तो लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। लेकिन जब मंदिर पर कहा जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो सारे विपक्षी दल बिलबिला क्यों उठते हैं? असल में जी देखिए, ये जो विपक्षी दल है ना, ये बड़ा कंफ्यूज्ड लॉट है। मामले की नजाकत को समझ तो ये भी रहे हैं। आप देखेंगी कि इन लोगों ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को स्वीकार किया है कि नहीं, हम हिंदुओं को नकार करके, हिंदुओं को इग्नोर करके, मेजॉरिटी कम्युनिटी को नाराज करके पॉलिटिक्स में सरवाइव नहीं कर सकते। ये बात इनको समझ में आ तो गई है, परंतु मुसलमानों का जो एक मुश्त वोट मिलता है ना इनको, उस वोट का ये लोभ संवरण कर नहीं पा रहे हैं। तो आप देखिए कि वो जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनने का जो प्रयास राहुल गांधी जी कर रहे हैं, या अखिलेश यादव कर रहे हैं, या सुंदरकांड का पाठ अगर केजरीवाल जी करवा रहे हैं। अभी आप देखिए कि 15 जनवरी को कांग्रेस के छोटे भैये नेता जितने हैं, बड़े वाले तो नहीं आए, पर छोटे भैये नेताओं ने सरयू में डुबकी लगाई जो मकर संक्रांति को। और वो दीपेंद्र हुड्डा जो है, भूपेंद्र हुड्डा के लड़के, इतनी जोर जोर से जय श्री राम चिल्ला रहे थे जितनी जोर से तो मैं और आप नहीं चिल्लाते। समझ तो ये भी रहे हैं। और देखिए, पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को ये बात इनके नीति नियंताओं ने समझाई है कि आपकी ब्रांडिंग एंटी हिंदू पार्टी के रूप में हो गई है, और इसको आपको त्यागना पड़ेगा। इस इमेज से अगर बाहर नहीं निकलोगे तो वापस कभी सत्ता में नहीं आओगे। देखिए, इस बात को ये समझ तो रहे हैं। पर साहब, एक बात बताऊं आपको, ये जो अल्पसंख्यक वोटों की जो राजनीति होती है ना, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति, यह शेर की सवारी करने जैसा है। आप शेर की सवारी कर तो सकते हैं, बहुत बहुत आराम से कर लेंगे। शेर की सवारी मुश्किल नहीं होती। बात यह ना कि आप आखिर कब तक उस शेर पर सवार रहेंगे, कभी तो आपको उस शेर से उतरना है ना। वो जी उतरना सबको नहीं आता, जब उतरते हैं ना तब शेर खा जाता है। तो सब ये अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति शेर की सवारी है। इतने साल इन्होंने की, पर अब इनको समझ में आ गया है कि भैया इस शेर से उतरना पड़ेगा। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उसने मुस्लिम समुदाय को रिझाने के लिए अनेक कानून बनाए जो संविधान सम्मत नहीं थे। लेकिन आज जब कोर्ट के आदेश से मोदी सरकार मंदिर बनवा रही है और हिंदू एकजुट हो रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? जबकि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण शामिल था। नहीं जी, वो मंदिर का विरोध करना उनकी मजबूरी है। वो मजबूरी इसलिए है कि हिंदू इनको वोट देगा कि नहीं देगा। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। हिंदू वोट की गारंटी नहीं है इन विपक्षी दलों को, मुस्लिम वोट की गारंटी है। तो ये असल में समझ नहीं पा रहे हैं कि
अगर वो मुस्लिम वोट का लोभ संवरण कर ले तो वो क्या करते हैं जी कि उनको ये पता है कि मुस्लिम वोट के पास कोई अन्य जगह ही नहीं है, मुस्लिम न चाहते हुए भी इनको ही वोट देगा, मुस्लिम की मजबूरी है। जैसे मान लीजिए अब राजस्थान है, राजस्थान का मुस्लिम अगर कांग्रेस को वोट न दे तो किसको दे? पार्टियां ही दो हैं, मुस्लिम के लिए विकल्प नहीं है ना कांग्रेस के अलावा कोई। तो जी बात ये है कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मान लीजिए हम आज मुसलमान को नाराज करके हिंदुओं को रिझाने की कोशिश करें भी, तो क्या गारंटी हिंदू वोट देगा कि नहीं देगा? क्या पता न दे। तो जी ये डायलेमा है इनको, और कोई बात नहीं जबकि है। ये तय है कि मुस्लिम वोट इन्हीं को मिलेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों की मजबूरी है इन्हें वोट देना, और यह बात इन्हें पता है कि अन्य कोई नेशनल लेवल की पार्टी देश में नहीं है। तो इसके बाद तो इन्हें हिंदुओं को खुश करने का प्रयास करना चाहिए कि कुछ हिंदू भी आ जाए तो हमारा वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा, लेकिन ये हिंदुओं को लगातार नाराज कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं ना फेसबुक पे मैं भी लेखन करता हूं, फेसबुक पे मुझे काफी लोग पढ़ते हैं। तो एक बार मैंने ऐसे ही एक लाइटर वेन में एक पोस्ट लिखी थी कि मैंने कहा कि कांग्रेस का रिवाइवल होता दिख नहीं रहा, पर यदि कांग्रेस मुझे अगर अपना मुख्य नीति निर्धारक, नीति नियंता, जैसे वो था ना वो पीके जो बिहार वाले हैं, वैसा ही अगर मुझे अगर कांग्रेस नियुक्त कर ले तो मैं कांग्रेस को रिवाइव करने की एक बहुत जबरदस्त तरकीब जानता हूं। तो लोगों ने मुझसे कहा कि वो क्या है तरकीब, तो मैंने कहा कि मैं कांग्रेस को ये समझाऊंगा कि तुम भाजपा के सारे मुद्दे हड़प लो, तुम आगे बढ़ के बोलो कि हम बेटा काशी मथुरा नहीं 3000 मंदिरों को मुक्त कराएंगे, हैं, हम यूसीसी हम लेके आएंगे, एनआरसी हम लेके आएंगे, हैं। तो आप वो तमाम मुद्दे जिनके लिए आप कहते हैं कि भाई भाजपा हिंदुओं का तुष्टिकरण करती है, वो आप छीन लो नाम से। मुझे एक बात बताइए ना, भाजपा ने इनको इनवाइट किया था सबको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, रामलला की, इसमें से कोई नहीं आया, ये सब के सब आ जाते और खूब जोर जोर से, खूब जोशो खरोश के साथ इस प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेते, बीजेपी का से मुद्दा चला जाता। अगर ये ऐसा कर देते तो एक बात आपको बता दूं, मुसलमान बहुत स्मार्ट है, मुसलमान इसके बावजूद इन्हीं को वोट देता, पर कम से कम इनके ऊपर जो आज हिंदू विरोधी पार्टी होने का ठप्पा लग गया है ना, वो ठप्पा हट जाता। परंतु इन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित न होकर रामलला का बॉयकॉट कर को खुद को रामलला के खिलाफ खड़ा कर दिया। आज आप बताइए ना, जो न्याय यात्रा हो रही है, आपको मालूम है इसका नाम न्याय यात्रा क्यों रखा गया है? किसको न्याय दिलाने के लिए राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं? और आपको मालूम है यात्रा घोर धुरंधर घोर मुस्लिम एरियाज में से निकाली जा रही है। आपको मालूम है आज तक का भारत का सबसे बड़ा कत्लोगारत जो है कांग्रेस के जमाने में कहां हुई थी? असम के नेल्ली में, जहां एक ही रात में 6000 निरीह मासूम बच्चे महिलाएं काट दिए गए। मरने वाले मुसलमान थे। नेल्ली के दंगे में मुसलमान मारे गए थे। इंदिरा जी के जमाने में वो दंगा हुआ था, उस दंगे की जो जांच रिपोर्ट थी वो आज तक सार्वजनिक नहीं हुई, और एक रात में 6000 लोग। जी हां, आप पढ़िए गूगल पे, सब कुछ सारा पूरा नेल्ली के दंगे का पूरा विवरण उपलब्ध है, और वो मुस्लिम बहुल एरिया है। और जब ये दंगा हुआ तो आसाम में राज्य सरकार भी कांग्रेस की थी, दिल्ली में केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी। उस नेल्ली से राहुल गांधी
यात्रा निकाल रहे हैं, और उनकी यात्रा का पूरा रोड उठा के देख लीजिए, वो सारा का सारा मुस्लिम बहुल एरिया में से है। जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो आप मुस्लिम इलाकों में से एक यात्रा निकाल रहे हैं और उसका नाम देते हैं आप न्याय यात्रा। किसको न्याय दिलाना, कौन सा न्याय? ये मुसलमानों को भड़काया जा रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ और आपकी मस्जिद ढहा के जो है हिंदुओं ने राम मंदिर बना लिया, उसका न्याय हम आपके साथ करेंगे। अब यही संदेश दे रहे हैं ना। क्योंकि आपने एक चीज का ध्यान दिया कि जब से ये न्याय यात्रा पे निकले, इन्होंने एक बार भी जो है जातीय जनगणना का नाम ले लिया। जातीय जनगणना का इनका जो सुतली बम था, वो 3 राज्यों के चुनाव से इनको पता लगा कि अरे यार वो तो फुस हो गया। तो इधर जब राम लहर चल रही है इस समय देश में, और कल प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामलला की, तो ये जो है मुसलमानों को भड़का के वहां पे जो है न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने स्वयं मंदिर की पॉलिटिक्स शुरू की, धर्म की पॉलिटिक्स इन्होंने शुरू की। पर बीजेपी के साथ एक बड़ी अच्छी बात है जी, वो सीखती बहुत जल्दी है और इनके तमाम दाव सीखकर इन्हीं पे लगाना जानती है वो। एक बात बताऊं आपको, 1992 में बाबरी मस्जिद ढा दी, इसके बावजूद भाजपा 5 राज्यों में से 3 में चुनाव हार गई थी। खुद उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई थी इतनी बड़ी घटना के बाद। उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि उन दिनों उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति का बोलबाला था और भाजपा ओबीसीज की राजनीति जानती ही नहीं थी। उन दिनों आपको याद होगा भाजपा को ब्राह्मणों और बनियों और शहरी मतदाताओं की पार्टी कहा जाता था 90-92 के दशक में। आज भाजपा सर्वसमावेशी पार्टी है और भारत का कोई ऐसा सामाजिक जातीय समूह नहीं है जिसका वोट भाजपा एक मुश्त न ले रही हो। तो आज ओबीसी पॉलिटिक्स की तो पीएचडी करके बैठी है भाजपा। तो जातीय मुद्दे, जातीय जनगणना वाला मुद्दा तो भाजपा ने फेल कर दिया इनका। अब एक अंतिम प्रश्न है कि 2024 चुनाव परिणामों पर क्या राम मंदिर का असर दिखेगा, और अगर दिखेगा तो क्या असर होगा? देखिए मैं आपको बताऊं, हालांकि कार्यकर्ताओं को इससे बहुत ज्यादा इस बात को नोट करने की जरूरत नहीं है। उनको पूरे मनोयोग के साथ पार्टी के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। परंतु सच ये है कि 2024 का चुनाव खत्म हो चुका है। 2024 के चुनाव में अब कुछ नहीं रखा है। भाजपा बहुत बड़े अंतर से आगे चल रही है। अब आज की तारीख में चुनाव में ये तो प्रश्न है ही नहीं कि भाजपा जीतेगी कि नहीं जीतेगी, या आएगी कि नहीं आएगी। आज तो सिर्फ एक प्रश्न है कि भाजपा की सीट कितनी आएगी। 300 आएगी कि 350 आएगी कि 400 आएगी कि 330 आएगी। देखिए अब सवाल सिर्फ सीटों पे रह गया है कि कितनी सीट आती है। मेरे जैसे लोग, मैं जरा सीटों पर कम ध्यान देता हूं, मैं हमेशा मत प्रतिशत पे ध्यान देता हूं। उत्तर प्रदेश में भाजपा लोकसभा में लगभग 49 पॉइंट समथिंग, और अगर अपना दल का वोट मिला लिया जाए तो लगभग 51% वोट पे बैठी हुई थी 2019 के चुनाव में। परंतु मुझे अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा राम लहर के बाद, मैं सिर्फ इसी बात को स्टडी कर रहा हूं कि क्या इस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भाजपा के फेवर में कितने परसेंट का स्विंग आता है, 2% का या 4% का या 6% का। उत्तर प्रदेश में तो मेरे हिसाब से 4 से 6% का स्विंग होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर भी कम से कम 2 से 3% का स्विंग नेशनल लेवल पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो 2024 का चुनाव तो जी एक तरफा चुनाव हो चुका है। यानी विपक्षी दल अपनी गठरी मुठरी बांध लें। देखिए जी, इंडिया अलायंस का कुछ अतः पता नहीं है, सब लोगों ने अपनी अपनी डफली अपना अपना राग गा ही रहे हैं, कुछ ऐसा है नहीं। तो विपक्ष की तो गठरी बंधी हुई है। वो एक बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं जो, उनका एक बयान आया है कि कांग्रेस को 2024 में सिर्फ 24 सीट मिलेगी। मुझे तो उनकी बात सच होती नजर आ रही है। बल्कि आज मैं अपने एक मित्र के साथ, वो थोड़ा डाटा वाटा का बड़ा शौक रखते हैं, डाटा पे बात करते हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि कहो भैया 24 आई कि ना आई।
तो वो कहते उनको तो 24 में भी शंका लग रही थी कि 24 का आंकड़ा भी छुएगी कि नहीं। मैंने कुछ टीवी चैनलों पर ओपिनियन पोल देखे, उसमें बता रहे थे कि कांग्रेस पिछली बार से 15-20 सीटें अधिक लेकर आएगी। ऐसा है जी, देखिए मैं आपको बताऊं, पिछली बार कांग्रेस को जो बल्क में सीट मिली है वो 3 राज्यों से मिली है। अगर आपको ध्यान हो तो 15 के आसपास सीट केरल से मिली थी, 8 सीट शायद तमिलनाडु से मिली थी और 8 ही सीट इनको पंजाब से मिली थी। आज की जो स्थिति है, पंजाब में इनका खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, खुलेगा तो 1 सीट पाएंगे या 2 सीट पाएंगे। 8 सीट थी इनकी पंजाब में, वही हाल इनका तमिलनाडु में है और वही हाल इनका केरल में है। तो जो मुख्य सीटें इनकी आ रही थी हैं, अच्छा ये लोग जो चुनावी गणित वाले होते हैं ना, ये अगर पिछले साल का 2019 का मैं सर्वेक्षण बताऊं तो ये तो कांग्रेस को 220 सीट दे रहे थे, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले जो है मध्य प्रदेश हार गई थी भाजपा, राजस्थान हार गई थी, हैं, छत्तीसगढ़ हार गई थी। इसके अलावा इनका एक सबसे बड़ा गणित ये था कि भाजपा तो पहले ही पीक पे बैठी है, 26 की 26 सीट, 25 की 25 सीट राज्यों में जीत के बैठी है, तो अब इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकती, तो इसके तो नीचे ही आना है। तो कहीं 5 सीट हरवा रहे थे, कहीं 10 सीट हरवा रहे थे। देखिए ये बहुत स्मार्ट, बहुत शूड लोग होते हैं, और ये तो उनसे आप इनको पैसे दीजिए और अपने मन माफिक आकलन करवा लीजिए, इनसे आप कहेंगे उतनी सीट दे देंगे आपको, आप उतने पैसे दीजिए इनको। तो अच्छी तरह मालूम है जी कि मुझे 24 सीट में शंका है। मेरा बड़ा ठोस कारण है कि केरल में इनकी सीटें कम होंगी, तमिलनाडु में कम होगी, पंजाब में कम होंगी। अब इनको सीटें आने की संभावना कहां से है? तेलंगाना और कर्नाटक से। परंतु इनको केरल और कर्नाटक और तेलंगाना में भी सीटें नहीं मिलेगी। वहां पर भी बीजेपी पहले की तरह, मैं तेलंगाना में क्लीन स्वीप की बात नहीं कर रहा हूं, पर कर्नाटक में पहले की तरह बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। चलिए बाबा जी, आपके मुंह में घी शक्कर। कांग्रेस को अपनी करनी का फल मिलना ही चाहिए। आगे फिर कभी हम चुनाव पर चर्चा जरूर करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सीमा जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके अच्छा लगा। आशा है आज आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। जय श्री राम। धन्यवाद। नमस्कार।